guys, how are you all? Welcome back on Steady Scholar जो आपके कॉमर्स को बना देता है बहुत ही आसान। पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। उसमें हमने एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट को थॉरोली पढ़ा था, मतलब डीप स्टडी की थी, उसको डिटेल में पढ़ा था, एक एक कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से समझा था। तो उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं एग्रीगेट सप्लाई। So let's get started. आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई तो आप सभी को पता है क्या होती है, क्योंकि जब आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो आप लोग सिंपल सप्लाई के बारे में ही पढ़ रहे थे। सिंपल सप्लाई मींस आप एक प्रोड्यूसर की सप्लाई के बारे में पढ़ रहे थे, बट अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो ओवरऑल इकोनॉमी के लेवल पर पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है? ओवरऑल इकोनॉमी की स्टडी है। तो इसीलिए इसमें हम सिर्फ सप्लाई को नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई मीन्स हमारे इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनकी सप्लाई के बारे में हम बात करेंगे। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, क्या आया है? गुड, फाइनल गुड्स। गुड्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, हमने पहले पढ़ा था ना। तो दो टाइप के, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। जब भी हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड की या एग्रीगेट सप्लाई की, तो हमने गुड्स एंड सर्विसेज कौन से लेने हैं? वो जो फाइनल होंगे। क्लियर? That all producers, next is all producers, हम किसकी बात करें? सभी प्रोड्यूसर्स के जितने भी हमारी इकोनॉमी में हैं, are willing to supply in an economy in a given period of time। मतलब हमारी इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कितनी सप्लाई करने के लिए विलिंग हैं, उसे हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर? अब जो एग्रीगेट सप्लाई है ना, एग्रीगेट सप्लाई को हम नेशनल इनकम के इक्वल मानते हैं। नेशनल इनकम क्यों मानते हैं इसका मैं रीजन आपको बताती हूँ। या आप ये कह सकते हो कि एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम बोथ आर सेम थिंग। क्यों है ये आगे बताती हूँ। अब हमने पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। जब हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था तो उसमें हमने एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स पढ़े थे, याद है? बताओ कौन से होते हैं? अगर नहीं याद तो वीडियो को अच्छे से दोबारा देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्रीगेट डिमांड के कितने कंपोनेंट्स थे? एग्रीगेट डिमांड्स के टोटल 4 कंपोनेंट्स थे। कौन से थे? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ये एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट थे। C stands for consumption expenditure, I stands for investment expenditure, G stands for government expenditure, X minus M means net export। एग्रीगेट डिमांड थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया मैंने आपको। अब वैसे ही हमने पढ़ने हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई के 2 कंपोनेंट होते हैं, C प्लस S। अब हमने एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम के इक्वल माना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि Y is equal to एग्रीगेट सप्लाई। नेशनल इनकम किसके इक्वल है? एग्रीगेट सप्लाई के। और एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है? C प्लस S के। C stands for consumption and S stands for saving। ठीक है? अब इसे ध्यान से समझो। जैसे मैं कुछ अर्न कर रही हूं या आप कुछ अर्न करते हो, तो आप क्या करोगे उन पैसों का? या तो आप अपने डिमांड्स को पूरा करने के लिए इसे कंज्यूम कर दोगे, ठीक है? अगर आपकी डिमांड्स ऑलरेडी फुलफिल्ड हैं तो आप उन पैसों को सेव कर लोगे। तो मतलब जितनी भी हम इनकम अर्न करते हैं उसे हम क्या करते हैं? या तो कंज्यूम कर देते हैं, कंजम्पशन कर लेते हैं, या फिर हम उसे सेव कर लेते हैं। ठीक है? तो इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई के कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट है, कंजम्पशन एंड सेविंग कंपोनेंट। अगर हम बात करें 2 सेक्टर इकोनॉमी की, इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, तो एग्रीगेट डिमांड के कितने कंपोनेंट थे? C प्लस I और
एग्रीगेट सप्लाई के कितने थे, C प्लस S। एग्रीगेट डिमांड के अगर आपको कंपोनेंट्स आते हैं लिखने के लिए तो आपने यही लिखने हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा और आपने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से एक बार चेक कर लेना। तो जब आपसे पूछा जाएगा कंपोनेंट टू सेक्टर में तो आपने यही लिखने हैं और एएस के जो कंपोनेंट है वो है ही दो, तो जब भी आएंगे आपने इन्हीं दोनों को मेंशन करना है। जब हमने चैप्टर को शुरू किया था तो मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर में एक ही टेबल चलेगा, एक ही स्केड्यूल चलेगा और उसी के बेसिस पे हमने डायग्राम्स बनानी है। तो अब हम इसकी पढ़ते हैं एंड स्केड्यूल प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं स्केड्यूल। उसमें क्या था, सबसे पहले हमने y लिया था, y में कितने का गैप था, 100 का था, तो आप ले लो 0, 100, 200, 300, 400, 500, सफिशिएंट है 500 तक। नेक्स्ट क्या है, कंजम्पशन लेना है, तो कंजम्पशन में हमने कितने का गैप लिया था, 40 का गैप लिया था और कंजम्पशन स्टार्ट कहां से की थी, 40 से ही की थी। सॉरी, कंजम्पशन में हमने 80 का गैप लिया था और कंजम्पशन स्टार्ट हमने 40 से की थी। तो अब आप इसमें 80 का गैप ले लो, कितना हो जाएगा 40, देन 120, 200, 280, 360, 440। ठीक है। अब ये जो कंजम्पशन है, जब हम लोग कुछ भी अर्न नहीं कर रहे फिर भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मतलब मैं कुछ भी अर्न नहीं कर रही हूँ फिर भी कुछ कंज्यूम कर रही हूँ, तो उसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। मतलब y इज इक्वल टू 0, जब इनकम 0 है तो कंजम्पशन 40 है, तो ये 40 क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब इसमें 80 का गैप ले लिया, अब हमें क्या चाहिए, सेविंग चाहिए। अब सेविंग शेड्यूल कैसे बनेगा, देखो अब जितनी इनकम थी या तो मैं उसे कंज्यूम कर लूंगी, ये मैंने कंज्यूम कर ली, या मैं उसे क्या करूंगी, सेव करूंगी। तो अब मैंने सेविंग्स की वैल्यूज निकालनी है, तो वैल्यू कैसे निकलेगी, जितनी इनकम है उसमें से कंजम्पशन माइनस कर दो। तो पहले क्या आ जाएगा, -40, -20, 0, 20, 40, 60, ये हमारे बन गई सेविंग। अब हमने एग्रीगेट सप्लाई निकालना है। एग्रीगेट सप्लाई किसकी इक्वल था, C प्लस S के। इट मींस हमें इस कॉलम को और इस कॉलम को प्लस कर देना है। तो अब आप प्लस करो, कितना आ जाएगा, फर्स्ट कितना आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा 40 प्लस -40, तो मतलब हमारी एग्रीगेट सप्लाई कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, देन कितने आ जाएगी, 100, 120 प्लस -20 इज इक्वल टू 100। ठीक है, नेक्स्ट 200, नेक्स्ट 300, नेक्स्ट 400, नेक्स्ट 500। अब इस स्केड्यूल से आपको कुछ समझ आ रहा है, कुछ आप इंटरप्रिटेशन या कंक्लूजन निकाल पा रहे हो तो बताओ, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। अब इसमें क्या आ रहा है, देखो एग्रीगेट सप्लाई और जो y है दोनों कॉलम की वैल्यूज क्या हैं, इक्वल हैं। तो इट मींस y और as इक्वल है, यही हमने लिखा था, y और as इक्वल, यही हमने यहाँ पे लिखा है कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। प्रूफ कर दिया हमने, इसीलिए हम कहते हैं कि नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, क्योंकि जब हम इसको स्केड्यूल में भी शो कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू इक्वल हो रही है। इसे मैं एक और तरीके से समझाती हूँ। देखो एग्रीगेट सप्लाई जो है, सप्लाई कौन करता है, कैसे होती है, अगर हम बात करें तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलते हैं, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, ये चारों मिलते हैं और प्रोड्यूस करते हैं, चीजें बनाते हैं। तो इन्हें हम क्या देते हैं, इन्हें रिवॉर्ड मिलता है, फैक्टर पेमेंट। तो लैंड को क्या मिलता है, रेंट, ठीक है, लेबर को वेजेस, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, कैपिटल को इंटरेस्ट। इन सब चीजों को मिला के ही तो नेशनल इनकम बनती है, तो इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम इक्वल है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अब हम इसी चीज को डायग्राम में प्लॉट करेंगे। जब हम डायग्राम प्लॉट करेंगे तो आपने इस तरीके से लिखना है। अगेन मैं कहूंगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मेंशन करना जरूरी है। तो यहाँ पे वाई एक्स, यहाँ पे हम लेंगे इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर, इनकम हमारी कितनी है, 100 का गैप आप ले लो, यहाँ पे ले लो 100, 200, 300, 400, 500,
600। सिमिलरली एग्रीगेट सप्लाई भी सेम ही है, तो आप 100, 200, 300, 400 एंड सो ऑन ऐसे ले लोगे। आपने एग्रीगेट सप्लाई को डायरेक्टली अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बना देना है इस तरीके से। ये 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ऐसे बना देना है। एक चीज इसमें ध्यान रखना, अगर आप ये मेजरमेंट्स नहीं भी लिखते हो तो भी आप डायग्राम बना सकते हो, जरूरी नहीं है ये मेजरमेंट्स आपको लिखने ही हो। और एक एक नंबर आपको प्लॉट करना। अब डायरेक्टली 45 डिग्री पे एंगल पे आप बना देना, 45 डिग्री भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बना सकते हो। क्लियर? ये बन गई एग्रीगेट सप्लाई कर्व। जब मैंने एग्रीगेट डिमांड टॉपिक करवाया था तो मैंने आपको कहा था, बताया था, एक टिप दी थी कि यहां तक हमेशा क्वेश्चन को खत्म मत करना क्योंकि ये इनकम्प्लीट सा लगेगा। तो हमने क्या करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, ठीक है। तो अब हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा, एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है, C प्लस S के इक्वल, ये इसका फर्स्ट पॉइंट बन गया, ठीक है। सेकेंड, हमें क्या देखना है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व की स्लोप कैसी है, पॉजिटिव स्लोप। तो आप लिख सकते हो AS हैज पॉजिटिव स्लोप, अपवर्ड स्लोपिंग हो गई, तो ये अपवर्ड स्लोप हो गई। और थर्ड पॉइंट क्या है, एट एवरी पॉइंट ऑन 45 डिग्री लाइन, जो ये लाइन है y किसके इक्वल है, C प्लस एस के, या आप ऐसे लिख सकते हो एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है, C प्लस एस के। कहीं पे भी आप चले जाओ, इस पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, इधर आ जाओ फॉरन, तो वहां पर एग्रीगेट सप्लाई या हम नेशनल इनकम किसके इक्वल मानेंगे, C प्लस एस के इक्वल मानेंगे। या तो हमने कंजम्पशन कर ली या हमने सेविंग कर ली। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ये थी एक छोटी सी वीडियो और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाई है, बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है। आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई डाउट होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हुई हो, आपको सारी चीज अच्छे से समझ आ गई हो, तो एक लाइक तो बनता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।